मुझ पर तो कयामत टूट पड़ी थी जब पता चला कि शौहर ने दूसरी शादी कर ली है। पहले तो मुझे ये खबर झूठी लग रही थी। जब अगले ही दिन एक लड़की को मैंने बच्चा गोद में उठाए शौहर के साथ आता हुआ देखा। अभी मैं इस मामले को समझ भी न पाई थी जब मेरा शौहर कहने लगा, ये तानिया है, मैंने इससे दूसरी शादी कर ली थी। इसने मुझे एक बेटे का बाप बना दिया। जो खुशी तुमने मुझे नहीं दी वो इसने दी है, इसलिए तुम अपनी बेटियों को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए और रोते हुए कहने लगी, ये जुल्म ना करो मुझ पर, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारी 3 बेटियों की माँ। उसने नफरत से मुझ पर थूक दिया और कहने लगा कि ये बेटियां भी तुम्हें ही मुबारक हों। मैं ना तो तुम्हें बर्दाश्त करूंगा घर में और ना ही तुम्हारी बेटियों को, इसलिए क्योंकि तानिया ने शादी से पहले मुझसे ये शर्त रखी थी कि अगर उसके यहाँ बेटे की पैदाइश होगी तो वो इस घर में आकर रहेगी, लेकिन इस घर में ना तुम्हारा वजूद बर्दाश्त करेगी और ना ही तुम्हारी बेटियों का। उसने मेरा सामान उठा उठाकर फेंकना शुरू कर दिया था। 7 साल तक मैं इस आदमी के साथ रही थी, इसकी 3 बेटियों की माँ बनी, लेकिन आज इसके दिल में मेरे लिए जरा भी रहम नहीं था। मैं बिलक बिलक कर रो रही थी। मेरी बेटियां हैरान थीं कि आखिर ये हमारे साथ क्या हो रहा है। माँ बाप की लड़ाइयाँ तो वो रोजाना ही देखती थीं, लेकिन आज शायद बात हद से ज्यादा बढ़ गई थी। मैं काफी देर तक उसे कहती रही, मिन्नत समाजत करती रही कि वो मुझे भी इस घर में जगह दे दे अपनी दूसरी बीवी के साथ, लेकिन वो मुझ पर अब इस घर के दरवाजे बंद कर चुका था। मैंने अपनी 3 बेटियों को साथ लिया और एक अनजान रास्ते की तरफ चल दी। मैं जानती थी कि मेरा और कोई भी इस दुनिया में मौजूद नहीं है। माँ बाप तो कब के मर गए थे, मैं तो पैदाइशी यतीम थी। मेरी खाला ने मुझे पाल पोस कर जवान किया था, लेकिन अब वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। हाँ, इसकी औलाद जरूर थी, लेकिन वो कभी भी मुझे अपनी 3 बेटियों के साथ कबूल न करती। अब मैं सड़क पर मारी मारी फिर रही थी। ऐसे ही रात हो गई। बड़ी वाली बेटी कहने लगी, अम्मी हम कहाँ जा रहे हैं? आखिर अब्बा ने हमें घर से क्यों निकाला है? मैं बिल्कुल खामोश थी। मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। थक हार कर उन्हें लेकर मैं एक दरख्त के नीचे बैठ गई। ये कदरे सुनसान सी जगह थी और मैं चाहती भी थी कि किसी की नजर हम पर ना पड़े, कहीं कोई चोर डाकू मुझसे मेरी बेटियों को ही ना छीन कर ले जाए। उस वक्त तो मेरे पास सिवाय इस दौलत के और कोई खजाना मौजूद नहीं था। तभी दूर से मुझे चंद आदमी आते हुए दिखाई दिए। वो मेरी तरफ ही आ रहे थे। मैं उन्हें देखकर खौफजदा सी हो गई, लेकिन जैसे ही उनके पीछे देखा तो हैरान रह गई। उनके पीछे 2 औरतें भी थी। उन सब ने एक जैसे लिबास पहन रखे थे। रात के खौफनाक अंधेरे में स्याह लिबास पहने वो मर्द और औरत बड़े अजीबोगरीब दिखाई देते थे। जैसे ही वो मेरे पास आकर रुके और मुझे सर से पांव तक देखने लगे तो मैं थोड़ी खौफजदा हो गई। तभी उनमें से एक औरत कहने लगी, क्या ये बेटियां तुम्हारी हैं? मैंने हाँ में सर हिलाया था तो उनके चेहरे पर खुशी फैल गई थी। फिर वो सब कहने लगे, आओ हमारे साथ, तुम एक बेघर औरत हो, लेकिन हम तुम्हें ठिकाना देना चाहते हैं। उनकी बात ने मेरे होश उड़ा दिए थे। मैं बेयकीनी से कहने लगी कि आप सच कह रहे हैं। तो उन्होंने हाँ में सर हिलाया और मुझे अपने साथ लेकर जाने लगे। मैं नहीं जानती थी कि ये लोग कहाँ से आए थे, लेकिन इस जंगल के दूसरी तरफ उनकी पूरी बस्ती आबाद थी। ऐसे ही लोग फिर रहे थे, वो भी आधी रात को। मेरी 3 बेटियां भी बड़ी डरी डरी सी लग रही थी, लेकिन मैं उन्हें तसल्ली देते हुए कहने लगी कि ये लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये हमें खाना भी देंगे और रहने के लिए घर भी। यूँ मैं उनकी बताई हुई जगह पर आ गई थी। ये एक छोटा सा घर था, एक कमरे पर मुश्तमिल। अब मैं अपने 3 बेटियों को लेकर इस कमरे में बैठ गई। थोड़ी ही देर बाद दरवाजा खुला और 2 औरतें ढेर सारा खाना लेकर अंदर चली आईं। वो खाना इस कदर लजीज था कि उन्हें खाते ही मेरी 3 बेटियां और मैं गहरी नींद सो गए। न जाने हम कितनी देर तक सोते रहे। जब मेरी आंख खुली तो मैं एकदम से होश में आ गई। एक वीरान से घर में मैं बैठी थी, बिल्कुल अकेली, लेकिन मेरी 3 बेटियां गायब थीं। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं चीख चीख कर अपनी बेटियों को आवाज देने की कोशिश कर रही थी, उन्हें ढूंढना चाहती थी, लेकिन ये एक पुरस्कार सी जगह थी। मुझे खुद भी इल्म नहीं था कि इस वक्त मैं कहाँ पर हूँ। मेरा नाम शुमाइला है। मैं एक शादीशुदा 29 साल की औरत थी। मैं शुरू से ही यतीम थी।
مجھے میری خالہ نے پال پوس کر جوان کیا تھا اور پھر سادگی سے شادی کر کے رخصت کر دیا۔ میرے شوہر کو بیٹیوں سے نفرت تھی کہ اس کی 2 بہنیں گھر سے بھاگ گئی تھیں۔ اس کے بعد اس نے مجھ پر یہ بات واضح کر دی تھی کہ اسے بیٹیوں کی وجہ سے کس قدر نفرت ہے، لیکن جب میں نے لگاتار 3 بیٹیوں کو جنم دیا تو وہ مجھ سے اور بھی نفرت کرنے لگا۔ اب بعد میں وہ مجھے کہنے لگا تھا کہ میں دوسری شادی کر لوں گا کیونکہ مجھے بیٹے کی خواہش ہے، اور آخر کار اس نے ایسے ہی کیا۔ مجھے اور میری بیٹیوں کو گھر سے نکال کر خود اس نے دوسری شادی کر لی تھی۔ یہ میری بدقسمتی تھی کہ میں اسے بیٹے کی خوشی نہ دے سکی تھی، لیکن میرے ساتھ گھر سے نکالے جانے کے بعد یہ خوفناک صورتحال پیش آ جائے گی، یہ تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میری تینوں بیٹیاں غائب تھیں اور وہ عورتیں اور آدمی جو مجھے لے کر اس بستی میں آئے تھے وہ اچانک ہی سب غائب ہو چکے تھے۔ میں پاگلوں کی طرح اپنی بیٹیوں کو تلاش کرتی پھر رہی تھی۔ یوں ہی بھٹکتی بھٹکتی میں کافی آگے نکل آئی، شہر کی طرف جانے والی سڑک پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ تبھی پاس سے گزرنے والے ایک شخص سے کہنے لگی، میرے ساتھ بہت بڑا دھوکا ہو گیا، کوئی میری تینوں بیٹیوں کو اٹھا کر لے گیا ہے، خدا کے لیے انہیں تلاش کرنے میں میری مدد کرو۔ تو وہ آدمی کہنے لگا، یہاں تو آگے کوئی بھی بستی نہیں ہے، ہاں اس طرف شہر ضرور ہے، لیکن تم اپنی بیٹیوں کو لے کر رات کہاں گزارنے گئی تھی؟ جب میں نے اس علاقے کی نشاندہی کی تو وہ آدمی کہنے لگا، وہاں پر ایسی کوئی بستی نہیں ہے، تمہاری آنکھوں میں کوئی دھوکا ہوا ہے، لیکن جو کچھ بھی ہوا تھا میں تو برباد ہو گئی تھی نا۔ وہ عورتیں اور وہ آدمی میری تینوں بیٹیوں کو اپنے ساتھ لے گئے تھے، اب میں بھلا انہیں کہاں تلاش کرتی؟ مجھے یوں بے بس کھڑا دیکھ کر وہ آدمی کہنے لگا، بہن کیا تمہارا کوئی نہیں ہے؟ ادھر میں نے نفی میں سر ہلایا اور روتے ہوئے کہنے لگی، میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا اور میرا کوئی دنیا میں نہیں ہے، تو اب میں کہاں جاؤں؟ بھائی آپ میری مدد کریں، مجھے کسی دارالامان وغیرہ میں ہی چھوڑ دیں، کم سے کم میں عزت سے سر چھپا کر وہاں رہ لوں گی، لیکن میری بیٹیاں تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے چھن گئیں، اب وہ کبھی مجھ سے واپس نہیں مل سکیں گی۔ میں ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے میں تمہاری بیٹیوں کو ڈھونڈنے کی کوشش ضرور کروں گا، لیکن جب تک تم میرے ہی گھر میں رہو، میری بیوی بہت نیک ہے، وہ تمہیں ضرور اپنے ساتھ رکھ لے گی۔ یوں میں اس آدمی کے ساتھ اس کے گھر چلی آئی، لیکن دوسرے دن جیسے ہی اس آدمی نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا تو وہ بے اختیار حیران رہ گیا، کیونکہ میری تینوں بیٹیاں گھر کی دہلیز کے پاس کھڑی تھیں، لیکن وہ کافی بدلی ہوئی لگ رہی تھیں۔ جیسے ہی اس نے مجھے کہا کہ یہ تمہاری بیٹیاں ہیں تو میں نے ان تینوں کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری تینوں بیٹیوں کے چہرے بہت عجیب لگ رہے تھے۔ میں ان سے کہنے لگی کہ تم تینوں کہاں چلی گئی تھی؟ تو وہ کہنے لگی کہ امی ہم تو وہیں تھے، لیکن آپ غائب تھیں، ہم آپ کو ڈھونڈ رہے تھے اور آپ ہمیں کہیں بھی نہیں ملی۔ میری بڑی بیٹی سب سے زیادہ سمجھدار تھی، وہ تینوں مل گئی تھیں، میرے لیے یہی بہت تھا۔ پھر میں اس آدمی سے کہنے لگی کہ آپ مجھے کوئی ایک کمرے کا گھر دلوا دیں، میں نے اپنی تینوں بیٹیوں کے ساتھ اسی میں رہ لوں گی، محنت مزدوری کر کے انہیں پال لوں گی۔ اب میں غریب عورت بھلا اور کیا کر سکتی تھی؟ یوں میرے کہنے پر اس نے ایک گھر دلوا دیا اور مجھے ایک بنگلے میں کام بھی۔ اب میری تینوں بیٹیاں گھر پر ہی رہتی تھیں، بڑی والی ان دونوں کو سنبھال لیتی تھی، لیکن ایک رات میں حیران رہ گئی جب میں نے بڑی والی بیٹی کو چھوٹی بیٹیوں سے کہتے سنا، جب وہ انہیں سمجھاتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ وہ والی بات امی کو نہیں بتانی کہ اس رات ہم کہاں تھے، ورنہ امی پریشان ہو جائیں گی۔ میں چونک گئی تھی۔ پھر دوسرے دن میں نے اپنی بیٹی سے پوچھنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس نے کچھ بتا کر نہیں دیا۔ آخر وہ کون سی ایسی بات مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی؟ میں بار بار اس سے پوچھتی تھی وہ تینوں اس رات کہاں رہ گئی تھی، لیکن انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا۔ لیکن ایک رات میری آنکھ کھلی تو وہ تینوں غائب تھیں۔ میں پھر سے پاگل ہو گئی تھی۔ جیسے ہی مرکزی دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو حیران رہ گئی، وہ تو باہر سے بند تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ تینوں چلی گئی ہوں اور باہر سے دروازہ بند کر کے گئی ہوں۔ میں دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن آدھی رات کو گلیوں میں کوئی بھی نہیں تھا۔ پریشان چہرہ لیے پوری رات میں بیٹھی رہی، تبھی صبح ہی دروازہ کھلا اور وہ تینوں اندر آ کر سو بھی چکی تھیں۔ میں بار بار اپنی بیٹی سے پوچھتی کہ آخر تم تینوں کہاں چلی گئی تھی، تو وہ کہتی کہ ہمارا جانا ضروری ہے، اگر ہم نہیں جاتے تو وہ ہمیں لینے کے لیے پہنچ جاتے،
अब मैं बड़ी हैरान हुई थी। फिर उस बंगले में काम करने लगी, लेकिन एक दिन वापस आई तो घर में राशन भरा देखकर हैरान रह गई। ये राशन किसने यहाँ रखा है और कौन लाया है? मैं बड़ी बेटी से सवाल कर रही थी। वो कहने लगी, अम्मी एक औरत आई थी, वही सब कुछ देकर गई है। उसके साथ एक आदमी भी था। मैं सर थामे बैठी थी। फिर दिल में ख्याल आया कि शायद कोई फाउंडेशन की तरफ से होगा जो अक्सर ज़कात फितराने की चीजें देकर जाते हैं। यही सोचकर दिल बहला लिया, लेकिन खुश हो गई थी कि चलो अच्छा है, थोड़ी मदद हो गई। लेकिन फिर तो हर महीने यही होने लगा। जब भी घर में रुपए पैसे की कमी होती तो कहीं न कहीं से पैसे आ जाते, वो भी बड़ी बेटी के हाथ में। वो मुझसे कहती कि फलां आदमी ये पैसे देकर गया है, और जब महीने का आखिरी दिन होता तो राशन खुद ब खुद घर में आ जाता। ये सब मेरी गैर मौजूदगी में होता था। ऐसे लगता था मेरी बेटियां मुझसे कोई बात छुपाती हैं। मैं लाख पता करने की कोशिश करती, लेकिन आज तक इस बात का पता न लगा पाई थी, और घर देखते ही देखते खुशहाल हो गया। मेरी तीनों बेटियां अब बड़ी हो रही थीं, लेकिन मैंने कभी तंगी नहीं देखी। खुद ब खुद घर में राशन आ जाता, और पैसों की कमी होती तो कोई न कोई पैसे भी देकर चला जाता था। वो तीनों स्कूल जाती थीं। बड़ी बेटी उन दोनों की हिफाजत करती। शोहर के बगैर कैसे मैंने अपनी जिंदगी गुजारी थी, ये मैं ही जानती थी। शोहर ने उस दिन के बाद से पलटकर मेरा हाल भी नहीं पूछा था, ना ही बेटियों का। और फिर दोबारा कभी मैंने वापस जाने की कोशिश भी नहीं की थी। मैं अब भी किसी बंगले पर काम करती थी, लेकिन मोहल्ले के लोग हैं कि ये एक बेवा औरत है, 3 बेटियां हैं इसकी, फिर भी इनके घर का इतना अच्छा गुजारा कैसे हो रहा है। घर में राशन भी भरा रहता है, रोजाना लजीज पकवान खाते हैं, और घर की हालत भी बहुत अच्छी है। घर में पैसों की भी कोई कमी नहीं। मैं खुद भी ये बात नहीं जानती थी, लेकिन बेटियों का कहना था कि कोई आदमी और एक औरत आती है, वही ये सब देख कर जाती है। मैं उन पर गुस्सा भी करती कि इस दफा वो आए तो उनका नाम वगैरह जरूर पूछना कि वो आखिर कौन है जो हमारी मदद करते हैं, और उन्हें किसने हमारे पास भेजा है। अब मेरी बड़ी बेटी 16 साल की हो चुकी थी। एक रात मैं हैरान रह गई जब वो तीनों आपस में बातें करते हुए कह रही थी कि अब हम बड़े हो चुके हैं, जल्द ही उनके पास चले जाएंगे। तो छोटी वाली कहने लगी, हाँ याद है ना, उन्होंने क्या कहा था कि जब हम जवान हो जाएंगे तो वो हमें लेने आ जाएंगे। आखिर को हमें उनसे शादी करनी पड़ेगी और उनकी तरह ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। ये बात अम्मी को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना उन्हें कितना सदमा होगा। तो बड़ी बेटी कहने लगी, हाँ मैंने उनकी कितनी मिन्नतें की थी, तब जाके उन्होंने हमें छोड़ा था कि हमें हमारी माँ के पास जाने दो, वरना वो हमारे बगैर मर जाएंगी। लेकिन उन्होंने हमसे वादा लिया था कि जब हम 18 साल के हो जाएंगे तो वापस हमें उनके पास आना होगा। ये सब अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया था। मैं एकदम से उठी और बड़ी बेटी के सामने पहुंच गई। ये क्या कह रही हो तुम? मुझे सच बताओ, मुझे बताओ सच, तुम तीनों आपस में क्या बातें कर रही हो? वो तीनों मुझे जागता हुआ देखकर हैरान थी। बड़ी बेटी कहने लगी, अम्मी हम तो ऐसे ही बातें कर रही थी, आप जाकर सो जाएं। नहीं मैं नहीं सोऊंगी, तुम मुझे बताओ कि आखिर क्या बात है। मैं कई दफा तुम्हारे मुंह से ये जिक्र सुन चुकी हूँ। कौन तुम्हें ले जाएंगे? देखो मेरा दिल बहुत कमजोर है, कोई ऐसी वैसी बुरी खबर मत सुनाना। बड़ी बेटी ने सर झुका लिया और फिर कहने लगी, अम्मी उस दिन जो मदद करने वाले मर्द और आदमी आएंगे उन्हें आप अपनी आंखों से देख लेना, फिर सब आपको पता चल जाएगा कि हम किसके बारे में बातें कर रहे हैं। ये सुनकर तो मेरे हवास जाते रही थी। फिर ठीक रात के 12 बज रहे थे जब एक रात दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं कभी भी ये दस्तक नहीं सुनती थी, लेकिन इस दफा दस्तक मैंने इसलिए सुन ली क्योंकि बड़ी बेटी ने मुझे पहले ही जगा दिया था। वो सरगोशी में कहने लगी, अम्मी वो आ गए हैं, आप उन्हें अपनी आंखों से देख लें। फिर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो ढेर सारा सामान लेकर एक आदमी और एक औरत दरवाजे पर खड़े थे। फिर वो मुझे देखकर कहने लगे, ये आपके घर का सामान, आपकी जरूरत की चीजें हैं, किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें जरूर बताना। मैं उन्हें आवाजें देकर कहने लगी, रुक जाओ, मुझे बता कर जाओ कि आखिर तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो, तुम कौन हो? मैं पागलों की तरह उनके पीछे पीछे भागी थी, लेकिन वो दूर गली में जाकर अंधेरे में गायब हो गए थे। मुझे कुछ भी पता नहीं चला था, उनके चेहरे भी नजर नहीं आए थे, सिर्फ उनकी खौफनाक आंखें चमक रही थी। अब मैं सर थामे बैठी थी, बड़ी बेटी सर झुकाए खड़ी थी। फिर वो मेरे सामने बैठी और कहने लगी,
अम्मी, आपको तो खुश होना चाहिए कि वो हमारी मदद करते हैं। देखें हमारा घर कितना अच्छा चल रहा है, वरना आप अकेली औरत हम तीनों की जिम्मेदारियां कैसे उठाती। लेकिन सच सच बताओ सहरिश, ये कौन थी? क्या तुम उन्हें जानती हो? उसने चंद लम्हे मुझे देखा, फिर कहने लगी, हाँ अम्मी, ये वही है जब हमने एक रात इस बस्ती में गुजारी थी। जो औरतें और आदमी आपको अपने साथ ले गए थे, वो एक खास मकसद के लिए आपके पास आई थी, और उनका मकसद था 3 लड़कियों को तलाश करना, वो भी छोटी लड़कियाँ। कैसा मकसद? मैं उसके मुंह से पूरी बात सुनना चाहती थी। फिर वो कहने लगी, दरअसल वो इंसान नहीं बल्कि जिन्नात थे, और वो हमें अपनी बस्ती में लेकर गए थे। उनका एक शहंशाह जिन्नात है जिनके 3 बेटे थे। किसी आमिल ने उन्हें कहा था कि अगर उनके तीनों बेटों का निकाह चांद की 14 तारीख को किसी आदमजादी से ना हुआ तो ये तीनों मर जाएंगे। ये खबर शहंशाह जिन्नात के लिए बहुत कयामत खेज थी, इसलिए उन्होंने लड़कियों की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने अपने सारे जिन्नात को इधर उधर भेज दिया था। किसी को इंसानी दुनिया में भेजा तो किसी को दूसरी जगह पर। गर्ज के वो सब ऐसी लड़कियों को तलाश कर रहे थे जिनसे शहंशाह जिन्नात के बेटों का निकाह कर दिया जाता और शहजादों की जान बच जाती। ऐसे में उनकी नजर हम पर पड़ी तो वो खुश हो गई, क्योंकि हम तीनों भी आपके साथ थीं। फिर वो हमें अपने साथ अपनी दुनिया में ले गई। आपको तो उन्होंने अपनी दुनिया से बाहर निकाल दिया, लेकिन हमें अपने पास कैद करके रखा। मैं उस वक्त बहुत छोटी थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। जब मैंने अपनी माँ को गायब देखा तो मैं बदहवास हो गई। मैंने बुरी तरह रोना शुरू कर दिया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उस आमिल ने हम तीनों का निकाह उसके बेटों से पढ़ा दिया। हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। वो हमें जो कुछ कहते हम उस पर अमल कर रहे थे। लेकिन अब मैंने जिद कर ली कि हमें हमारी माँ के पास छोड़ दो, वरना हम रो रो कर मर जाएंगे। यूँ उन्होंने हम पर तरस खाया और फिर शहंशाह जिन्नात ने मुझे बुलाया और कहने लगा, अभी तुम छोटी हो, लेकिन जब तुम 18 साल की हो जाओगी और तुम्हारी ये दोनों बहनें भी, तो हम तुम्हें वापस अपनी दुनिया में ले आएंगे। इसलिए जब तक तुम अपनी माँ के साथ रहो। फिर उन्होंने हम पर तरस खाकर हमें वापस इस घर के पास छोड़ दिया जहाँ पर आप रह रही थी। वरना आप ही बताएं कि हमें कैसे पता चलता कि आप उस आदमी के साथ इस घर में रह रही हैं। इसलिए हम वापस आ गए। लेकिन अब हर रात वो हमारी मदद करने के लिए आते हैं। हमें किसी चीज की भी जरूरत होती है तो वो पहले से ही जान लेती हैं। इसलिए तो हम इतने आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं। ये बात मैं आपको बताना नहीं चाहती थी, लेकिन आज मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे ही मैं 18 साल की हो जाऊंगी तो वो मुझे लेने आ जाएंगी, और फिर मेरी छोटी वाली बहनें भी जब जब 18 साल की होंगी तो वो भी उनकी दुनिया में वापस चली जाएंगी। आप बस ये समझ लेना कि हमारी रुखसती हो गई है। मैं सदमे से फटी फटी आंखों से अपनी बेटी की तरफ देख रही थी। तो क्या मेरी तीनों बेटियों को जिन्नात अपनी दुनिया में ले जाएंगे? इसीलिए उन्होंने मेरे पूरे खानदान को सहारा दिया था, मुझे गरीब समझकर और मेरी बेटियों को यतीम समझकर। नहीं नहीं, मैं अपनी बेटियों को हरगिज उन जिन्नात के हवाले नहीं करूंगी। मैं फैसला कर चुकी थी। और यही बात जब मैंने अपनी बेटी से कही तो वो कहने लगी, नहीं, हमें एक दिन वापस उनकी दुनिया में जाना होगा। लेकिन मैं ये बात किसी तौर पर भी मानने को तैयार नहीं थी। इस बार वो घर में सामान देने आए तो मैं उन्हें पहचान गई थी। उनकी शक्ल बहुत खौफनाक थी। ये तो वही जिनसाद और जिनसादी थी जो हर महीने मेरी दहलीज पर ढेरों सामान रखकर चले जाते थे। इस बार भी जिस खामोशी से वो आए थे, इसी खामोशी से चले गए। लेकिन फिर मेरी बड़ी बेटी 18 साल की हो गई। अब मुझे बहुत डर लग रहा था। लेकिन एक रात वही औरत आई और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो वो सीधी घर के अंदर आकर सरगोशी में मुझे कहने लगी, हमने तुम्हारी बेटियां वापस दे दी थी, लेकिन आज वो 18 साल की हो गई है, इसलिए उसे दुल्हन बनाने की तैयारी शुरू कर दो। नहीं नहीं, मैं इसे किसी जिनजात के साथ हरगिज नहीं ब्याहूंगी। वो मेरी बेटी है, मैं उसे किसी शहजादी की तरह रुखसत करूंगी। मत भूलो कि शहंशाह जिन्नात पिछले 15 साल से तुम्हारे पूरे खानदान को पाल रही हैं। उन्होंने तुम्हारा ख्याल रखा और आज तुम उनकी खिदमत का ये सिला मत दो। चाहे तो हम जबरदस्ती भी तुम्हारी बेटी को अपने साथ लेकर जा सकती हैं और वो खुद भी हमारे साथ जाने पर राजी है। लेकिन जिस तरह सारी लड़कियां रुखसत होकर अपने शोहर के घर जाती हैं, इसी तरह ये लड़की भी ऐसे ही जाएगी। इसलिए शादी की तैयारी शुरू कर दो।
وہ عورت خوفناک لہجے میں بولی، میرے گھر سے غائب ہو گئی تھی، جبکہ میں بت کی طرح بالکل ساکت بیٹھی تھی۔ میری بیٹی نے ہی آ کر میرا کندھا ہلایا، پھر کہنے لگی، امی وہ بالکل ٹھیک کہتی ہے، میں نے اس سے وعدہ کیا تھا، نہ صرف میں بلکہ میری دونوں چھوٹی بہنیں بھی وہی رخصت ہو کر جائیں گی۔ آخر انہوں نے اتنے دن تک ہمارا خیال رکھا ہے، اس لیے اب ہم نے اپنے وعدے سے نہیں مکرنا۔ لیکن میں ہرگز